बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। लो जी, सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अतरमुल्ला के दिल में एक मरतबा फिर लापता अफराद का दर्द उठाए। फट्टे चुक देते हैं उन्होंने कि हकूक इंसानी की यहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको जिम्मेदार अदलिया है। जोशे खिताबत में कुछ ऐसी बातें कर गए हैं जो जजों का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। क्या इनका खिताब, इनका वहां जाना, इनकी वहां गुफ्तगू, ये इस नतीजे पे, इसका ये नतीजा निकल सकता है कि जनाब इनका मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए। और फिर जनाब बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से 1971 के वाकयात के हवाले से बाज़ाब्ता माफी का मुतालबा कर दिया। कितनी दफा यार माफी मंगवानी है? वो कहते हैं ना, डाक के 3 पात जिद फाड़ के बैठे हुए हैं। इस मौजूद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा अहम मौजू है कि जनाब जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने ये फरमाया है, बाबर सलीम स्वाति साहब ने, कि जनाब 20 जुलाई को जो गवर्नर हाउस में हलफ हुआ था, मखसूस रिश्तों में जो लोग आए थे, खवातीन के मखसूस रिश्ते, अक़लीतों के मखसूस रिश्ते, फैसल करीम कुंडी साहब ने जो हलफ लिया था गवर्नर ने, तो वो कहते हैं वो हलफ जो है वो गैरानी था। और अब जनाब दोबारा हलफ होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हो रहा है, तो वो कहते हैं जनाब ये जो लोग हैं ना, 25 लोग, इनसे दोबारा हलफ लूंगा। भाई जी क्यों हलफ लोगे दोबारा? आइन का आर्टिकल 255 जो है वो ये कहता है कि ऐसे ओहदे जिनको संभालने से कबल हलफ लिया जाना जरूरी है, और जिस शख्स के सामने हलफ लिया जाना जरूरी है, किसी वजह से वो जो हलफ है वो काबिल अमल ना रहे, उस पर अमल ना किया जा सके, तो फिर वो कहते हैं ना, अगर सबाई मामला हो तो मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो किसी को नामजद कर देंगे, फिर जनाब आप इन लोगों से हलफ लें। अगर वफाक से मुतलका मामला है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो किसी को नामजद कर देंगे। अब ये जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा वाला, ये तो पहले भी वहां जो सेनेट के इलेक्शन मुलतवी हुए थे, आपको याद होगा, इसीलिए हुए थे। इतना वहां जो मखसूस रिश्तों का नोटिफिकेशन हुआ था तो स्पीकर साहब ने हल्फ ले लिया था हमसे। वो तो बाद में खैर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई भी आ गया था। अब उसका वो मखसूस रिश्तों वाला, अब वो नजरसानी वाला और अपील वाला जो फैसला वो भी आ चुका हुआ है, तो वो नोटिफिकेशन सारे बहाल हो गए होंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असेंबली के जो अरकान है वो 21 जुलाई को अपने सूबे के लिए सेनेटर्स का इंतखाब करते हैं। ये वही इलेक्शन है जो मौखर हो गया था। तो वो जनाब अब बाबर स्वाति साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इनका हलफ जो है वो गैरानी था, तो मैं दोबारा हलफ लूंगा। अब अगर ये जो बात कर रहे हैं बाबर सलीम स्वाति साहब, फिर तो वहां जो है जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है वही गैर मौसर हो जाएगा, गैर आईनी हो जाएगा, क्योंकि ये जो लोग जिन्होंने हलफ उठाना होता है ना, उनके ओहदा जो है वो उस वक्त संभाल सकते हैं जब वो हलफ उठा लें। अगर हलफ नहीं उठाया, एमपीए मुंतखब होने का नोटिफिकेशन भी हो गया हुआ है, तो वो असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता, ना इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, सेनेटर्स वगैरह के इलेक्शन के मामले में। तो वो ये सामान जो है इन्होंने जो सेनेटर्स मुंतखब किए हैं वो कहां जाएंगे? ये बस बाबर सलीम स्वाति साहब इन्होंने पीटीआई ने रोला शोला बना होंगे, फिर रोला पा के इन्होंने बह जाना, फिर उन्होंने हलफ द्वारा चुकना कोई नहीं। इन्होंने कहना जनाब असेंबली की कार्रवाई नहीं चल सकती जिन्नी देर तक जनाब लोग हलफ ना लैन, नवा हलफ ना लैन, नवा हलफ लैन के फिर जो सेनेट के इलेक्शन सी वो सारे जो गैर मौसर के द्वारा उन्होंने हलफ होना करना पड़ेगा, इलेक्शन होएगा दोबारा उन्होंने। हुई पोलिंग ही सी, पूरा इलेक्शन नहीं होया सी, सिर्फ पोलिंग हुई सी। तो अब वहां आजम स्वाति साहब भी मुंतखब हुए थे, और आजम स्वाति साहब जो हैं ये आज एक फैसला आ रहा है, आखिरी 9 मई का आखिरी केस है फैसलाबाद से। वो जो राना सनाउल्लाह के डेरे पे जाके आग शाग नहीं लगा दी थी इन लोगों ने। अब जो मुलजमान है उनमें 2 एमपीए भी हैं जो राना सनाउल्लाह के हल्के के हैं, और आजम स्वाति साहब भी। अब हो सकता है कि जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब जो उनके जहन में हो कि जनाब आजम स्वाति साहब जो है ये भी, इनको भी सजा हो सकती है, नहल हो सकते हैं, जो भी मामला हो सकता है। हुकूमत वैसे स्टेट जो है आजकल बड़ी जनाब चढ़ के खेल रही है, तो हो सकता है जनाब ये आजम स्वाति साहब जो है इनको भी सजा हो जाए और ये नहल हो जाए। तो फिर जनाब वो शायद ये चाहते होंगे जनाब दोबारा इलेक्शन हो तो आजम स्वाति वाली सीट जो है वहां हमारा वही, अगर आजम स्वाति साहब नहल हो भी चाहते हैं तो दोबारा जो इलेक्शन होंगे वो तो आपने हर सूरत में जीत लेने, वहां आपकी अक्सरियत है। बहरहाल ये जो कर रहे हैं ना ये आइन के मुनाफी है।
आइन का आर्टिकल 255 सब आर्टिकल 2 बड़ा वाजे है, क्लियर है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ। ये कहते मैंने तो इनकार ही नहीं किया, स्पीकर साहब फरमा रहे हैं हलफ लेने से। वो तो जनाब कोरम की निशानदेही कर दी थी किसी बंदे ने, रुकने असेंबली ने थी, जिसकी वजह से इजलास जो है वो मुलतवी करना पड़ा था। मैं तो हलफ लेने वाला था, ये साफ फरमा रहे हैं। लेकिन वहां कहां लिखा हुआ है 255 में कि जनाब ये इनकार करेगा तो जनाब चीफ जस्टिस है वो किसी को नुमाइंदा अपना मुंतखब निशानदेही करेंगे, किसी को नामजद करेंगे, जनाब वो बंदा जो है वो हलफ ले उनसे। वहां जगह अगर अमल ना हो, हलफ जो है हलफ बर्दारी काबिल अमल ना रही हो, तो उस पर नहीं अमल हुआ था, तो फिर वो जो चीफ जस्टिस है उन्होंने नामजद कर दिया था गवर्नर को। और दूसरी बात यह है कि जो ढाका वाली बात है कि जनाब हमारे वजीरे खारजा जो हैं वो ढाका बांग्लादेश गए थे और बड़े अरसे बाद, शायद 13 साल बाद कहते हैं कि जनाब ये कोई दौरा था। तो वैसे ना हमारा बांग्लादेश के साथ जो तल्लक है ना उसमें तार जड़ाव होता रहता है। जिया के दौर में बड़ी कुर्बतें थी हमारी उनके साथ, उधर जिया रहमान थे, इधर जिया थे, फिर जनरल अरशद का दौर आया। इन एतबार में तो बिल्कुल उस दौर में ये कन्फेडरेशन की बातें भी हो रही थी, दोबारा इकट्ठे होने की बातें, इस हद तक इतना मोहब्बतें थी। मुझे याद है कि हॉकी का एक मैच वहां हुआ, एशिया कप था या क्या था वो, तो पाकिस्तान और भारत का जो फाइनल था उन दिनों की बात है। तो ढाका स्टेडियम पाकिस्तानी परचमों से भरा हुआ था, ऐसे लग रहा है जनाब जैसे लाहौर में वो मैच हो रहा है या कराची में मैच हो रहा, इस तरह की सूरत। लेकिन बाद में फिर हसीना वाजिद के एतबार आए तो एक मरतबा फिर वही माहौल 1971 वाला, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, भारत नवाजी, जो भी मामला हैं वो चलते रहे। अब जनाब हमारे जब हसीना वाजिद का तख्ता उल्ट दिया है, अवामी तहरीक के नतीजे में उन्हें घर भेज दिया गया, तो अब जनाब हमारे जो असाक डार साहब हैं ये वहां दौरे पे गए। इनकी जनाब वहां जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं, खालदा जिया से मुलाकात हुई, और वो जो स्टूडेंट्स की जमात थी नेशनल सिटीजन पार्टी, उसके नुमाइंदों से, लीडरों से भी उनकी बात हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं अबूरी हुकूमत के डॉक्टर यूनुस, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। वजीर खारजा के साथ तो होनी थी, बाकी वफूद की सतह भी मुलाकातें इनकी हुई हैं। तो अब वो जो स्टूडेंट्स थे ना, वो स्टूडेंट्स पार्टी जो है जिसको मैंने वो नेशनल सिटीजन पार्टी, उन्होंने कहा जनाब जो ना अगे की गल तो ठीक है, हुण साडे च बड़ी प्यार मुहब्बत आ, अगे भी असीं इसी तरह प्यार मुहब्बत रखांगे, लेकिन जिहड़े 1971 वाले मामला था ना पहलों उन्होंने निपट लिया जाए। अच्छा, ये पहली मरतबा ये मुतालबा नहीं, माजी में भी मुतालबा होता रहा। जब से बांग्लादेश बना है, पाकिस्तान से अलहदा हुआ है, ये मुतालबा जो है ये आता रहा है वहां की हुकूमत की तरफ से। कुछ पैसे हैं वो उन्होंने लेने हैं। अभी अप्रैल में हमारी सेक्रेटरी खारजा गई हुई थी वहां पे, तो उनके सेक्रेटरी खारजा से उनकी बात हुई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने ये मुतालबा किया था बांग्लादेश ने। हसीना वाजिद के बाद की बात कर रहा हूं, अभी इसी साल अप्रैल की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा था जनाब 1971 की जंग पर बाज़ाब्ता पाकिस्तान जो है ये माफी मांगे, और दूसरा उन्होंने कहा था जनाब हमने आपसे लेने हैं जो हमारे असासे आपने दबाए हुए हैं, दबा के बैठे हुए हैं, 4.52 अरब डॉलर जो है वो कहते वो भी हमें दे दें। और फिर कहते हैं उन दिनों जब सैलाब आया था सलाम तासरीन के लिए 1970 में जो सैलाब आया था, तो वहां जो गैर मुल्की इमदाद आई थी वो भी आप दबा गए हैं। फिर उन्होंने ये मुतालबा किया था जनाब 1971 की जंग में जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में रह गए थे और उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था, बंगाली माशरे के ऐसा नहीं बने थे, अब भी बेचारे वो कैंपों में रह रहे हैं, यूएन की इमदाद से वो गुजारा करते हैं। वैसे वहां की अदलिया जो है ये फैसला दे चुकी हुई है कि जो उनमें से बांग्लादेश की शहरियत लेना चाहते हैं वो शहरियत ले सकते हैं। ये कहते हैं जब अब बांग्लादेश वाले कह रहे हैं जब उनको आप वापस ले जाएं, पता नहीं रौला पाने ने की मसला है की प्रॉब्लम उन्होंने। अच्छा, अब हमारे जो वजीरे खारजा हैं साक डार साहब, नायब वजीर आजम, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो मामला आप कर रहे हैं ना माफी शाफी वाली बात, ये तो 1974 में भी तय हो गई थी, और फिर मुशर्रफ ने जब दौरा किया था, मेरे ख्याल 2002 में दौरा किया था, तो उस वक्त खालदा जिया उनकी वो थी वजीर आजम, तो उस वक्त ये मामला हल हो गया था माफी वाला। पहले ये मुशर्रफ वाला मामला देख लेते हैं। मुशर्रफ साहब जब खालदा जिया बांग्लादेश की वजीर आजम थी तो ये वहां गए थे, बांग्लादेश का दौरा किया था इन्होंने।
फिर खालदा जिया 1971 के शोहदा जो यादगार है ढाका में, या जो लोग मारे गए थे, आजादी के जो मुजाहिद थे उनकी जो यादगार है वहां ले गई थी परवेज मुशर्रफ को। और परवेज मुशर्रफ साहब ने जो मेहमानों की किताब होती है उसमें जो अपने तासरात कलमबंद किए थे, तो उन्होंने लिखा था कि 1971 में जो ज्यादतियां हुई उस पर हमें अफसोस है, काबिल अफसोस है, उन्होंने ये लिखा था। अब वहां की हुकूमत कहते नहीं जनाब काबिल अफसोस काफी नहीं है, मुशर्रफ साहब कहते हैं जनाब काबिल अफसोस है, तो हमें माजी की तलखियों को भुला करना आगे बढ़ना चाहिए। वो कहते नहीं, ये अफसोस का इज़हार किया है, माजरत नहीं की, माफी नहीं की, माफी मांगनी चाहिए थी। अच्छा, अभी तक तो यही फैसला नहीं हुआ कि जनाब वहां जो ये बता रहे हैं कि जनाब ये ज्यादती हुई, इतनी औरतों के साथ ज्यादती हुई, इतनी जनाब इतना कत्लेआम हुआ, उस हवाले से हमारी रिपोर्ट्स कुछ और हैं, उनकी रिपोर्ट्स कुछ और हैं, और जो गैर जानबदार सहाफी हैं, गैर जानबदार मीडिया है, उनकी रिपोर्ट्स कुछ और हैं। उनकी रिपोर्ट्स तो इनकी रिपोर्ट्स को, और जो मुजीबुर रहमान शेख साहब जो हैं वो फरमाया करते जनाब इतने फौजी और इतनी खवातीन के साथ जो भी वो बयान दिया करते थे, वो तो साबित नहीं हो रहा कहीं से। बहरहाल उनका अपना मौकफ है, हमारा अपना मौकफ है। हम मुक्ति बहानी के जो मुजालिम हैं उनको अभी जिक्र करते हैं, और मुक्ति बहानी वाले जो हैं उनके बयान मौजूद हैं लीडरों के जनाब, हम पाकिस्तानी फौज का भेज बदल के ये जो मुजालिम किया करते थे ताकि पाकिस्तान की फौज से नफरत जो है उसमें इजाफा हो। अच्छा, बहरहाल एक तो होगी ये बात, और दूसरी जो 1974 वाली बात की है ना उन्होंने, तो 1974 में भी ये मामला तय हो गया था। ये जो अप्रैल 1974 में शिमला मादा हुआ था ना, उसको आप देख लें, उस पर पाकिस्तान के भी दस्तखत हैं, इंडिया के भी दस्तखत हैं, और बांग्लादेश के जो मुजीबुर रहमान के नुमाइंदे थे, उनके वजीर खारजा थे, वो उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये जो पाकिस्तान और भारत के बाहमी तनाजात हैं उनको आपस में मिल बैठ के हल करने की बात नहीं हुई थी, लेकिन बांग्लादेश वाला जो इशू है वो भी उसमें डिस्कस हुआ था। उसका जो पैराग्राफ नंबर 4 है ना, उसमें जो वज़ीर आज़म थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका एक ऐलान था, उसको भी नोट की शक्ल में उसमें शामिल किया गया है। और वह ऐलान ये था कि उन्होंने अवाम से अपनी अपील की थी कि 1971 में रवा रखी जाने वाली चीरा दस्ती और तबाही को बुलाकर नए सिरे से सफर का आगाज किया जाए। एक और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के अवाम जानते हैं कि माफ कैसे किया जाता है। उन्होंने दूसरे लफ्जों में ये जो अब माफी मंगवाना चाह रहे हैं, उन्होंने माफ कर दिया था। माफ उन्होंने ऐसे नहीं कर दिया था, जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे उन्होंने एक ऐलान किया था, उनका जो बयान है वो भी उसमें शामिल है, वो पैराग्राफ नंबर 15 है उसका। उसमें ये इनकी अपील है जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, उसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश से उन्होंने अपील की थी, माजरत की थी उन्होंने कि माजी को बुलाकर जो माजी की गलतियां हैं उनको माफ कर दिया जाए और माजी को बुलाकर आगे बढ़ा जाए। ये है मामला। अब वो एक मरतबा फिर जनाब कह रहे हैं माफी मांगे, माफी मांगे। ये हसीना वाजिद साहबा जो है, इन्होंने जो उनके अब्बा जी ने ये माहदा किया था, अपने अब्बा जी की रूह को उन्होंने शर्मिंदा किया था। 2010 में आके उन्होंने जनाब एक कानून के जरिए जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल बना दिए थे, और वो लोग जो हुकूमतों में रहे थे उन्हें कैद में डाल दिया गया, फांसियों की सजाएं सुना दी गई, फांसी लगा भी दिया गया। ये जो 1974 का ये माहदा था ना, उसमें माफी तलाफी हो चुकी हुई है। वो अपने अवाम को कह चुके हुए हैं शेख मुजीबुर रहमान साहब कि यार आप तो माफ करना जानते हैं, बस छोड़ दे, माफ कर दे। और उसमें यह भी तय हुआ था कि जनाब ये जो किसी के खिलाफ इस बुनियाद पे कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज की मदद की है बांग्लादेश के अंदर, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि जनाब यहाँ जो इन्होंने बांग्लादेश की जो है ये कोई थे ना जहां भी हामी, तो वो जनाब यहां भी मुकदमा नहीं होगा, वहां भी मुकदमा नहीं होगा। ये सारे सूद है। अब वो फिर लगे हुए हैं जनाब माफी मांगे, माफी मांगे। ये हमारे जो वजीरे खारजा हैं उन्होंने बिल्कुल सही मौसर जवाब दिया है कि भाई जी 1974 में माफी हो चुकी है, माफी दो, चैप्टर क्लोज हो गया है यार, तो से आगे बताओ। ये ठीक है
कि हसीना वाजिद के जाने के बाद इनकलाब के जरिए उनको निकाला गया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत जो है, उनका सोशल मीडिया जो है, फिर पाक भारत जंग में जो उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ नजर आई है, इवन ये कि 14 अगस्त को वहां पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो भी नजर आए हैं। तो ये अच्छा, इस गलती भी इतफाक कर रहे हैं कि जब अगे टुरिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मामला ना वो 4 अरब 4.5 अरब डॉलर का जड़ा ना वो मैंने लगता मसला है कि अब 4.5 अरब डॉलर ने असि किन्ने देने, असि तो इंडिया तो भी पैसे लेने ने। 1947 में जो हैदराबाद की रियासत ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे, अभी तक उसका केस जो है पेंडिंग पड़ा। पाकिस्तान के हक में एक दफा बरतानिया से ये फैसला आ चुका हुआ, अब उसकी अपीलें चल रही है। और दूसरी जो बात है कि जनाब शेर की तरह गरजे हैं जनाब कौन साहब, ये हमारे जो अतर अब्दुल्ला साहब हैं। अब इन्होंने 23 अगस्त यानी हफ्ते वाले दिन एक खिताब फरमाया है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की कोई तकरीब थी वहां पे, और वो लापता अफराद वाले इशू जो है, वो ये जो ह्यूमन राइट्स वाला डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वाली जो तंजीम है ये उन्हीं के हवाले से है। तो वहां जो बलोच खवातीन भी बैठी हुई थी, लापता अफराद के जो हैं लवाकीन भी वहां मौजूद थे। तो अब जो साहब है ना, इन्होंने जो खिताब फरमाया है, मैं अगर जाहिर है या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तो उन्होंने पढ़ा ही होगा ना। जो इनका हलफ है ना, हलफ को दोबारा पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है जनाब, कानून और आइन की पासदारी करूंगा, जाती मफाद को बीच में नहीं आने दूंगा, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, और जो जजों का कोड ऑफ कंडक्ट है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया है उसको ओबे करूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन इनका जो खिताब है वो मेरे ख्याल में ये कोड ऑफ कंडक्ट की जद में आता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी कर बैठे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जनाब ये वो चिराग हैं जो बुझने से पहले भड़कता है, आखिरी मरतबा भटके हैं, कि शायद मे भी पीछे कुछ ऐसा चल रहा है कि इनको पता है। अच्छा, अब ये जो बनते हैं आइन और कानून को जनाब, इनसे आइन नहीं, आइन वाले जज होने चाहिए, आजाद इंडिपेंडेंट जजों की जरूरत है, ये फरमा रहे हैं। अच्छा, पहले से पहले ये आप देखें, ये जो इनका फरमान है उसके कुछ हिस्से जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और फिर आगे जाके बताएंगे जनाब ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे है। पहली बात तो यह है कि जनाब उन्होंने ये जो बलोच खवातीन है उनका हवाला दिया कि जनाब ये एक ऐसा माशरा जहां बलूचिस्तान की खवातीन जो हैं वो सड़कों पे धक्के खा रही हैं, तो सर शर्म से झुक गया है मेरा, या झुक जाना चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने की। आगे जाके वो कहते हैं कि ये खवातीन, ये जो बलूचिस्तान वाली खवातीन वो कह रहे हैं लापता अफराद वाली, जिनकी क़यादत आमना मसूद जंजुआ और मारिंग बलोच कर रही है, ये अपना दुख सुना रही है आपको, ये कह रहे हैं वो। The women led by Amna Masood Janjua, by Marang Baloch, they are only expressing themselves. अब मारिंग बलोच के हवाले से जो हमारी स्टेट है वो क्या कह रही है, वो तो इनको सहूलतकार कह रही है। जनाब ये जो BLA के दहशतगर्द हैं या जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं फितनल हिंदुस्तान, उनकी सहूलतकारी करती है। ये जाफर एक्सप्रेस पे जब हमला हुआ है, वहां जो लोग मारे गए थे दहशतगर्द, उनकी लाशें वसूल करने पहुंच गए थे और जबरदस्ती लाशें निकाल के ले गए थे ये लोग, मारिंग बलोच वगैरह, इनकी क़यादत में चल रहा था ना सारा मामला उस वक्त। तो ये साहब जो है ये कह रहे हैं जनाब मारिंग बलोच, और चलो आमना मसूद जंजुआ की बात अलग रखते हैं उस मामले को, लेकिन मारिंग बलोच के हवाले से जो बातें हैं, उनके वालिद साहब का जो ताल्लुक था लांगो साहब का दहशतगर्दों के साथ, वो किसी से ढकी छुपी चीज नहीं है, आपके इल्म में भी है। अच्छा, अब ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे की है इन्होंने, ये जो खिताब फरमाया है यही कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और फिर वो फरमा रहे हैं असदुल्लाह साहब कि जो गुमशदगी यानी लापता अफराद वाले केस है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे पास एक केस आया था, तो फिर जनाब मैंने उसके जो हुक्म जारी किया था जनाब जिस इलाके में होगा जनाब मैं छोड़ूंगा नहीं वगैरह वगैरह, तो वो कहते 4 साल तक जनाब उसके बड़े मुस्बत असरात रहे, ये वो फरमा रहे हैं।
फिर वो कहते हैं कि मुश्किल तब पैदा होती है जब रियासत जो है वो अदालत के साथ तावन नहीं करती। ये बिल्कुल ठीक बात है। आइन और कानून के मुताबिक रियासत पाबंद है कि वो अदालत का हुक्म माने, अदालत की मुआवनत करे। लेकिन दूसरी भी एक राय है इस हवाले से कि जनाब मुश्किल तब पैदा होती है जब अदालत जो है वो रियासत के साथ तावन नहीं करती और अदालत जो है वो आइन को रीराइट करने पर तुल जाती है, मामले की हसासियत और रियासत की मजबूरियां समझे बगैर सिर्फ वाह वाह करवाने के लिए रिमार्क्स देना शुरू कर देती हैं अदालतें, फैसले ऐसे हुक्म जारी करना शुरू कर देती हैं जिन पे अमल दरामद मुमकिन ही नहीं होता। ये तयशुदा अमर है। सुप्रीम कोर्ट की कितनी ही जजमेंट्स हैं जिनमें यह कहा गया कि जनाब ऐसा हुक्म ना दिया जाए जिसमें अमल नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने जनाब ये हुक्म देना होता है। और फिर जो ये बात कर रहे हैं मुश्किल तब पैदा होती है जनाब जब आइन को रीराइट किया जाता है, 63A की नए सिरे से तशरीह कर दी जाती है, मखसूस रिश्तों वाले केस का ऐसा फैसला जारी कर दिया जाता है जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं थी, तब मुश्किल पैदा होती है। चलो ऐसा कर लेते, तब भी मुश्किल पैदा होती है जब अदालतें जो हैं वो रियासत के साथ तावन नहीं करती, आइन और कानून के ताबे नहीं रहती, अपनी ख्वाहिशात को कानून बना लेती है, अपनी ख्वाहिशात को आइन बना लेती है। और दूसरी जो बात ये फरमा रहे हैं, इन्होंने जो एक बात की है मुझे तो उसमें बड़ी हंसी आई है। ये फरमाते हैं कि जनाब जो सच बोलना ना, वो कहते हैं कि वो बड़ा मुश्किल है और जो सच बोलता है इससे सबसे ज्यादा नफरत की जाती है, ये फरमा रहे हैं। अब ये अगर इनके इस बयान को देखा जाए, कॉलेज जरी को देखा जाए, तो फिर तो जनाब सोशल मीडिया देख लें आप, सैटरडे से कल से जब से इन्होंने खिताब फरमाया है, तो इनके साथ तो लोग जो हैं वो कोई नफरत का इजहार नहीं कर रहे हैं, मोहब्बतें निशावर कर रहे हैं, इनके इश्क में मरे जा रहे हैं लोग। तो फिर इसका मतलब अगर सच बोलने पे नफरत मिलती है तो फिर मोहब्बत कैसे मिलती है? तो उसका उल्ट कोई मामला होगा ना, तभी भी मोहब्बतें निशावर होती है ना। और फिर गुड टू सी यू कहना, फिर आपने मेरा नोट तो पढ़ा होगा, ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मिसाक जमहूरियत हुआ ना बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और ये बाकी जमातों के दरमियान, तो उसमें एक चीज थी, आईनी अदालत का जो कंसेप्ट था उसमें ये लिखा हुआ था कि उसमें कोई ऐसा जज शामिल नहीं किया जाएगा, आईनी अदालत में कोई ऐसा जज अपॉइंट नहीं होगा जिसने कभी भी जिंदगी में पीसीओ के तहत हलफ उठाया हो। अब उस कैटेगरी में ये अतरमुल्ला साहब तो नहीं पूरा उतरते, क्योंकि ये मुशर्रफ के साथी रहे हैं, उनके दौर में जितने भी हलफ हुए वो पीसीओ के तहत हुए। परवेज मुशर्रफ के दौर में ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर नहीं रहे थे, याद है आपको। और दूसरी बात यह है कि ये जो सच बोलने वाली बात है, अगर सच का साथ देना हो, वो कहते हैं जजों को जनाब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो कहते हैं जनाब वी नीड इंडिपेंडेंट जजेस। तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इमरान शेफकत ने तो कहा चोर मचाए शोर। भाई आप इंडिपेंडेंट, आप जब अमेरिका में गए थे वहां जो ऐलान फरमाया था, उन दिनों वो 6 जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जनाब ये जो है ना जो हसास अदारे हैं ये मुदाखलत करते हैं, इंतजामिया मुदाखलत करती है, सारा कुछ करो। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा को अपना एक राइट है, एक इख्तियार है, राइट की तुम एक इख्तियार है, तो इन्हें अदालत का तुम क्यों नहीं लाया? नहीं जी तुम कुछ दसो से की करिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट जजां का ਉਹਦੇ कुछ नहीं है, वो उन्होंने शामिल कर दिया बाद में। वैसे सुप्रीम जस्टिस जो जज अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम आए ना तो वो उसकी कर सकता है, वजाहत कर सकता है। वैसे तो वो कहते हैं कि जज फैसलों के जरिए बोलते हैं, खुद नहीं बोलना होता, उन्होंने इल्जाम का जवाब भी नहीं देना होता। तो बहरहाल ये उन्होंने वो कर दिया। अब इन्होंने वहां बैठ के अमेरिका में जाके ये क्या फरमाया था, इंडिपेंडेंट जज जो ये चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जज हो, तो जनाब उनमें जो इन्होंने कहा 6 जज जो इनकी तारीफ की थी जनाब मेरे हथ लाए बूटे ने, याद आ, यानी एक पूरा ग्रुप दसिया जिन्होंने। फिर इन्होंने कहा था जनाब मैं याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह, इनकी इकट्ठी लाफरम थी ना, हम दोस्त हैं,
यानी कि बता रहे थे 6 जज जो ते 3 जज ਅਸੀਂ ਤੇ 9 जज ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ कह लो ਤੁਸੀਂ कि ਹੁਣ ग्रुप के ये हम ख्याल जो भी है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ जिक्र करना चाहो दे नाम देना चाहो दे लो। और फिर ये जो कह रहे हैं कि जज जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। तो जब शौकत अजीज सिद्दीकी ने खिताब किया था, अच्छा उन्होंने तहरीरी जजमेंट भी दी थी आईएएस मुदाखलत की, और ये भी उन्होंने लिखा था वो बेंच अपनी मर्जी से बनवाते हैं। तो उस वक्त जब वो जेर अताब आए साकम निसार के जुडिशियल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो उस वक्त उनका सोशल बाइकआउट किसने किया था? ये जो कह रहे हैं कि जजों को ऐसा होना चाहिए, उस वक्त सच का साथ देने के वो नहीं होश था इनको। उस वक्त उनका सोशल बाइकआउट किया हुआ था, शादी ब्याह नहीं बुलाते थे यार, ना जानते सी ना बुलाते सी। और फिर दूसरा ये जो उन्होंने ये कहा था शौकत अजीज सिद्दीकी ने, मुझे ये कहा जा रहा है जनाब जो एवन फील्ड में सजाएं हुई हैं नवाज शरीफ को, ये 25 जुलाई से पहले 2018 मेरे ख्याल इलेक्शन का दौर था, तो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने चाहिए। बाद में जमानत इन्होंने ली थी, साथ इनके गोल्डन औरंगजेब साहब थे, लेकिन इलेक्शन के बाद अच्छा उस केस में तो था ही कुछ नहीं वैसे। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि जनाब आइन की जो खिलाफ वर्जियां हैं, जो आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है, उसकी जिम्मेदार जो अदलिया, बिल्कुल अदलिया है। जो आइन और कानून के मुताबिक और हलफ के मुताबिक तुम नहीं चलना तो इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अच्छा आप देखें जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, इसने जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया हुआ है, वो पहले भी मैं कई मरतबा दिखा चुका हूं। वो ये कहता है कि जज को पुरसकून रहना चाहिए, तवाज़ुन कायम रखना चाहिए, गैर जानबदार रहना चाहिए। और ये पुरसकून थे वहां पे, ये तो जज्बाती हुए पड़े थे और ताने दे रहे थे अदलिया के जजों को, अदलिया को, अपने ही घर को, कि जनाब इंडिपेंडेंट जज नहीं है। इंडिपेंडेंट जज ता होंगे कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जी है थोड़े को लग जाती और तुम उन्होंने उड़ा देंगे, और तुम जनाब फिर गुड्डू सीयू वाला मामला दोबारा आ जाता और फिर आप पूछते कि जनाब आपने मेरा नोट पढ़ा है? इमरान खान से पूछा था ना इन्होंने कि मेरा आपने नोट पढ़ा है? तो फिर दूसरा ये है कि जो आर्टिकल 3 है इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो ये कहता है कि जज को तानाजनी और रुसवाई से बालातर होना चाहिए। ये तो ताने दे रहे हैं और इनको ताने मिल भी रहे हैं। दोनों सूरतों में ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। इनको ये किसने इख्तियार दिया है कि सिर्फ अपने सिवा बाकी सारी अदलिया को जनाब कहें कि जनाब ये तो आइन और कानून के मुताबिक चलती नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट जज ही नहीं। आप तो इंडिपेंडेंट है ना, आपने क्या तीर मार लिया था जनाब लापता अफराद वाले केस में? और आप कितने इंडिपेंडेंट लोग लेके आए थे जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे, आपके हाथ में था मामला सारा। और दूसरा ये है कि जनाब इनसे ये जज से ये तो नहीं की जा सकती। आर्टिकल 3 ये कहता है, यानी जज का रवैया जो है वो गैर मकबूल नहीं होना चाहिए। और दूसरा आगे जाके एक और आर्टिकल है 4, वो ये कहता है कि जज के ऊपर लाजिम है, ये लाजमी तौर पे उससे ऐसी राय नहीं देनी चाहिए और ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जिससे ये पता चले कि ना भाई साहब का जो झुकाव है वो किसी एक फरीक की तरफ है। और जज को बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे ये तासर किसी सूरत में देना ही नहीं होता। अब भाई साहब वहां नाम ले रहे हैं और खुद उनका मुकदमा सुनते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, अगर ये केस इनके पास आ जाता है, ये तो बता दिया इन्होंने, जो इन्होंने फैसले दिए हैं लापता अफराद के हवाले से, जो अहकाम जारी किए थे, उससे भी ये पता चलता है कि भाई साहब का तो झुकाव ही उस तरफ था, पहले ही उनकी तरफ उनका वो जनाब रुझान था। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो मैंने आर्टिकल 4 बताया आपको, उसके खिलाफ वर्जी है। और फिर जो आर्टिकल 5 है, एक और आर्टिकल है जिसकी इन्होंने खिलाफ वर्जी वजाहर बादी नजर में मेरे ख्याल में इन्होंने की है। वो कहते हैं कि जनाब जज को किसी भी अवामी तनाजा में नहीं पड़ना चाहिए,
ये लापता अफराद वाला अवामी तनाज़ा नहीं है क्या? BLA वाला अवामी तनाज़ा नहीं है? ये महारंग बलोच हर दूसरे दिन वहां धरना दे के बैठ जाते हैं इस्लामाबाद में। मैं ये नहीं कहता कि लापता अफराद का मसला जो हल नहीं होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, लेकिन ये जो है प्रॉक्सीज के तौर पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो आती हैं खवातीन, जिनको देख के जनाब इनको शर्म आती है, किसी और को किसी और अंदाज में शर्म आती है, अतनुल्लाह साहब को किसी और अंदाज में शर्म आती है, शर्म से साथ झुका हुआ है उनका जनाब। कुछ लोगों को और अंदाज में शर्म आती है कि जनाब ये क्या हो गया, बलोच खवातीन बाहर निकली है यार। वहां तो ऐसी ट्रेडिशन ही कोई नहीं है खवातीन को आगे करके या खवातीन को ढाल बना के मामला चलाना, या खवातीन के आल लेके जनाब कार्रवाई जो दहशत गर्द हैं उनको फैसिलिटेट, उनको सहूलतकारी करना। अच्छा, बहरहाल ये जो है ना, जो मैं आर्टिकल 5 का है उसमें कहा है कि जनाब उनको किसी अवामी तनाज़ा में नहीं पड़ना चाहिए और किसी सियासी सवाल में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे ऐसा सियासी सवाल जिसमें आइन का मामला, जो आइन का सवाल या कानून का सवाल ही क्यों ना छुपा हुआ हो, उसमें नहीं पड़ना जज ने। जज ने जो करना है अदालत में बैठ के करना है। ये तकरीबात में जाके बढ़ के नहीं मारनी, अमरीका में खड़े होकर नहीं कहना जी ना मेरा 6 जजां का एक ग्रुप आ, 3 जजां का साड़ा एक ग्रुप आ, असं बड़े भारी हैं। वही भारी है तो फिर भारी फैसले करें। ये सारी जनाब सूरत हाल है जो अतनुल्लाह साहब ने जो किया है, जो फरमाया है, जो आइन और कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में जो मुझे समझ आई है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब जब जनाब वो कहते हैं ना कि जनाब धनिया पी के सुते हों, वो धनिया पी के अगर सुते पे ने कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये आर्टिकल जेडे मैं दस दिते ने उन्होंने खिताब देख लो, क्या वो किसी तनाजे च पै सकते सी, राय दे सकते सी, अपना जकाउत बयान कर सकते सी, ये सारी चीजें देख लो, थोड़े सामने आ गई, हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।